नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, ये आपके भूगोल के जीएस की क्लास है और मैं आपको पिछली क्लास में ऋतु परिवर्तन बता रहा था। क्लियर है? मैंने आपको बसंत ऋतु समझाया, आपको शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु समझाया और फिर ग्रीष्म ऋतु समझाया और 21 जून की कुछ खूबियां मैंने बताई थी। चलिए उस खूबियों को और बखूबी लिखकर एक नोट्स तैयार करते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा कि मैं किसके लिए आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 21 जून के लिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ सभी लोग क्लियर कीजिए। 21 जून को मैं पहले आपको उत्तरी गोलार्ध में बताऊंगा और उत्तरी गोलार्ध के बाद फिर हम इसकी तुलना किससे करेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे फिर दक्षिणी गोलार्ध से। क्लियर है? अब देखिए कैसे बखूबी हम चीजों को याद करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 21 जून जो था उत्तरी गोलार्ध का क्या था बच्चे? सबसे बड़ा दिन था। ये मैंने समझा दिया था। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य की रोशनी कहां सीधी पड़ रही थी? कर्क रेखा पर। मैंने आपको यह भी बताया था कि कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी क्या थी? सीधी थी, इसलिए रोशनी की मात्रा बढ़ गई थी। तो हमें याद रखना है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा क्या है? दिन है। अब इसी की तुलना दक्षिणी गोलार्ध में कीजिए तो जो ऊपर है उसी का उल्टा नीचे है। तो अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो हमें याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून जो है वो क्या हो गया? सबसे छोटा दिन हो गया। क्लियर है? ओके। उसी तरह फिर बच्चे जरा सोचिए कि अगर कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी 21 जून को सीधी है, इसका मतलब है गर्मी ज्यादा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि 21 जून जो है बच्चे वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन भी है। आप इसे भूलेंगे नहीं कि 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध का क्या है? सबसे गर्म दिन है। तो अगर ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन है, इसका मतलब है कि ये ठीक इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध का क्या हो गया? ये सबसे ठंडा दिन। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है बच्चे कि 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन है और अगर इसकी तुलना दक्षिण से किया तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा दिन है। फिर सोचिए, अगर दिन बड़ा है इसका मतलब है सबसे छोटी रात है। तो हमें यह भी याद रखना है कि 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध की क्या है? सबसे छोटी रात है। और ठीक इसकी तुलना अगर आप यहां से करेंगे तो बच्चे हम इसमें क्या कहेंगे कि 21 जून जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात है। क्लियर है? आपको इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना है बच्चे कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा दिन है और यही 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात है। इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ये सबसे बड़ी रात। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आया है। क्लियर है? अच्छा बच्चे, एक मेरा सवाल है, जरा इस सवाल को यहां सीखिए। देखिए मैं नोट में आपको सिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आप उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर है बच्चे, आप उत्तरी गोलार्ध में कहां? क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध में कहां और किस दिन? ठीक है? यहां देखिए प्रश्न है कि आप उत्तरी गोलार्ध में कहां और किस दिन खड़े हैं? क्लियर है? खड़े हैं। आपकी परछाई सबसे छोटी बनी है। आपकी परछाई सबसे छोटी बनी है। बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया है कि आप उत्तरी गोलार्ध में कहां खड़े हैं और किस दिन खड़े हैं कि आपकी परछाई सबसे छोटी बनी है। तो आप पहले ये याद कीजिएगा, सभी बच्चे यहां केयर कीजिएगा कि आपको सबसे पहले ये याद करना है कि परछाई सबसे छोटी बनने के लिए सूरज की रोशनी को क्या होना होगा? तो सूरज की रोशनी को सीधा होना होगा बच्चे। जब तक सूरज की रोशनी सीधी नहीं होगी परछाई तब तक छोटी नहीं बनेगी। तो आप इसका आंसर क्या देंगे?
आप कहेंगे कि हम कर्क रेखा पर खड़े हैं। और कब खड़े हैं? तो 21 जून को खड़े हैं बच्चे। कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज की रोशनी क्या होती है? एकदम सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण परछाई क्या हो जाती है? सबसे छोटी बनती है। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है और वो 21 जून को खड़ा है, तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ने के कारण उसकी परछाई सबसे छोटी बनती है। लेकिन अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि सालों भर कहाँ, यानी पूरे वर्ष कहाँ परछाई सबसे छोटी बनेगी, तो फिर आप सोचो कि पूरे वर्ष सूरज की रोशनी कहाँ सीधी पड़ती है। तो मैंने आपको कहा है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। तो जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ेगी, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है बच्चे, वहां परछाई सालों भर सबसे छोटी बनती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, या कोई भी भवन हो, बिल्डिंग हो। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका कोई भी प्रश्न होगा आप तुरंत उसे बना सकते हैं। तो चलिए बच्चे, मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु तक पहुंचाया था, लेकिन अभी हमारे पास शीत ऋतु बाकी है, ठंडे की ऋतु बाकी है। चलिए शीत ऋतु को समझते हैं, उसके बाद मैं ग्राफिंग करूंगा बच्चे। उस ग्राफिंग को जब आप देखेंगे तो एक एक चीज खुद ब खुद दिमाग में बैठती जाएगी। किसी भी लेवल का प्रश्न है बच्चे, इस चैनल के क्लास से तुरंत बन जाएगी। इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ सभी लोग केयर कीजिए, पहले मैं मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप। ओके, अब आते हैं शीत ऋतु। लेकिन बच्चे पहले मुझे ये बताइए कि मैं कौन सी दशाएं आपको पढ़ा रहा था। मैं तो दशाएं पढ़ा रहा था, तो याद कीजिए, ये दशाएं मैं पढ़ा रहा था आपको अयनांत। क्या पढ़ा रहा था? अयनांत। तो सभी बच्चे केयर कीजिए कि अभी हमें उसी अयनांत में रहना है, क्योंकि अयनांत में सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने से पहले कहीं और पड़ जाती है। अयनांत का ही मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया था? वो बताया था संक्रांति, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सोलिस्टिस। तो चलिए अब हम अयनांत या संक्रांति को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने अयनांत संक्रांति में आपको जो पहला डेट बताया था बच्चे, वो क्या बताया था? वो बताया था 21 जून। अब देखिए, अब हमारा डेट बदल गया, और हमारा जो अगला डेट है वो क्या है? वो है 22 दिसंबर। सभी बच्चे केयर कीजिए, अयनांत में मैंने पहला डेट आपको 21 जून बताया था और उसकी सारी कंडीशन को सिखाया था। अब अयनांत में जो हमारी अगली तारीख है, वो तारीख क्या है? 22 दिसंबर है। अब हमें 22 दिसंबर की सारी बातों को सीखना है, आप भूलेंगे नहीं। चलिए, तो बच्चे उसी फॉर्मूले को मैं सिखा रहा हूं, सभी लोग केयर कीजिए। तो कौन सा दिन है? 22 दिसंबर। क्लियर है? चलिए, अब 22 दिसंबर में क्या है? तो बच्चे जैसे कल का फॉर्मूला था वैसे ही सीखिए। 22 दिसंबर को भी क्या है? सूर्य की रोशनी है। कौन है बच्चे? सूर्य की रोशनी। तो देखिए, सोलिस्टाइस कहता है, संक्रांति अयनांत कहता है कि मैं भी एक दशा हूं और मुझ में 22 दिसंबर का दिन है। उस समय सूर्य की रोशनी कैसे पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि सूर्य की रोशनी कैसे पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। कहां? ये हमें नहीं पता। क्लियर है? फिर से देखिए, अयनांत कहता है कि मैं भी एक दशा हूं, मुझ में 22 दिसंबर है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है। कहां? ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने खोजना शुरू किया। तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने खोजना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वो जो जगह है, क्लियर है बच्चे, वो जगह है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। कौन सी जगह है वो? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब बच्चे जरा सोचिए कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हुए हम कहां आ गए। क्लियर है? यहां सभी बच्चे फोकस कीजिएगा कि जैसे मैंने लिखा कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो अगर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसको कहते हुए हम कहां आ गए बच्चे? तो इसे कहते हुए हम चले गए दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब हो गया कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है
तो अब सूरज की रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में बच्चे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर क्या पड़ने लगी, सीधी पड़ने लगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब हम जो भी बात करेंगे किसके लिए करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध के लिए। भूलेंगे नहीं आप कि अब हम जो भी बात करेंगे वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए करेंगे बच्चे। और ठीक इसका उल्टा सोचेंगे तो कहां चला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। पूरी बात समझ में आई? यानी जो बात होगी दक्षिणी गोलार्ध की और जहां उल्टा करेंगे वो अपने आप क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। तो फिर से सभी बच्चे देखिए, अयनांत में 22 दिसंबर का वक्त है, सूर्य की रोशनी है, सीधी पड़ रही है, कहां, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब हमारे वैज्ञानिकों ने बच्चे इसी जगह का एक नाम दिया और इस जगह को क्या कहा गया, मकर रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पूरी बात समझ में आ गई? अब सभी बच्चे याद रखेंगे कि 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पड़ी, इसी का नाम हमारे वैज्ञानिकों ने क्या रखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा बच्चे ये सूरज की पोजीशन है कि जब सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने से पहले कहीं और पड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर पड़ रही थी तो उसे वैज्ञानिकों ने कर्क रेखा नाम दिया, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही थी तो इसे क्या नाम दे दिया गया बच्चे, मकर रेखा। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि कर्क रेखा मकर रेखा की जिम्मेदारी पृथ्वी की नहीं, वो सूर्य की पोजीशन है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फिर इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मकर रेखा पर सीधी पड़ी तो बच्चे अब जो भी बात करूंगा मैं दक्षिणी गोलार्ध के लिए करूंगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी बढ़ी? यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी क्या हो गई बच्चे, बढ़ गई। अब सिंपल सी बात है कि अगर मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी तो बढ़ेगी। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर रोशनी बढ़ेगा तो क्या मैं कहूं कि तापमान बढ़ेगा? जरा समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। भाई सिंपल सी बात है, अगर रोशनी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा। वेरी गुड, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अब जरा सोचिए, तापमान बढ़ेगा तो सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी? तो आप क्या कहेंगे, जाहिर है आप क्या कहेंगे, गर्मी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी लगने लगी तो उत्तरी गोलार्ध में ठीक उल्टा होगा, सर्दी लगेगी। ठीक है, और अगर गर्मी बढ़ेगी तो फिर कौन सी ऋतु आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन आ जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु। और ठीक इसका उल्टा अगर आप उत्तरी गोलार्ध में सोचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, शीत ऋतु। पूरी बात क्लियर है बच्चे? अच्छा अब देखो, अगर ग्रीष्म ऋतु आएगी तो क्या मैं कहूं कि रोशनी बढ़ी, उजाला बढ़ा, उजाला बढ़ा इसका मतलब है दिन की लंबाई बढ़ गई। तो क्या ये कहा जाए कि दिन बड़े और रातें क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो गए और रातें छोटी हो गई। लेकिन अगर आप ठीक इसको उत्तरी गोलार्ध में सोचेंगे तो क्या कहेंगे, अगर उत्तरी गोलार्ध में सोचा तो आप कहेंगे दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई। क्लियर है बच्चे? तो देखिए, दिन बड़े और रातें छोटी आ गई। अच्छा अब ये देखिए, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं, ये सारे खोज उत्तरी गोलार्ध के लोग ही तो कर रहे हैं। तो बच्चे याद रखिए कि हमारे यहाँ सर्दी थी इसलिए हमने यहाँ शीत लगा दिया, हमारे यहाँ सर्दी थी इसलिए क्या लगाया हमने, शीत। और शीत लिखकर हमने क्या लगा दिया इसके आगे, अयनांत। तो बच्चे मिल गया शीत अयनांत, यानी 22 दिसंबर को क्या हुआ, शीत अयनांत। अब सोचिए कि शीत इसलिए लगाया क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी थी, लेकिन हमने अयनांत लगा दिया। और अयनांत का मतलब क्या होता है, जब दिन बड़े हो और रातें छोटी हो। याद रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था कि अयनांत का मतलब है जब दिन बड़े और रातें छोटी हो। और ये हमेशा कब होगी, हमेशा गर्मी की ऋतु में ही होगी। पर हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ क्या लगा दिया, शीत, क्योंकि हमारे यहाँ शीत था। मिल गया बच्चे शीत अयनांत। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि सूरज किस गोलार्ध में है। एक टेक्निकल बात सिखाता हूं बच्चे, आप ध्यान से देखिए।
तो सूर्य सीधा कहां पड़ा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब है सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध में है, और अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो इस दशा को ही हम क्या कहेंगे? इस दशा को हम कहेंगे दक्षिणायन। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई दक्षिणायन को दिशा बोले तो आप गलत कहेंगे कि दक्षिणायन दिशा ने सूर्य की स्थिति है जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधे चमक रहा है, तभी हम इस दशा को क्या कह देते हैं बच्चे? हम इस दशा को कहते हैं दक्षिणायन। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी का उल्टा कीजिए। जब सूरज कर्क रेखा पर चमक रहा था 21 जून को, तो हम यहां क्या लगा देंगे? उत्तरायण। यानी जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमक रहा था तो उत्तरायण, और जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमक रहा है तब हम इसे क्या कहेंगे? दक्षिणायन। पूरी बात समझ में आ गई? और लीजिए बच्चे, हमें शीत ऋतु भी मिल गई। अब मैं जो बोलूं जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो क्या बोलेंगे? 22 दिसंबर। फिर मैं कहूंगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन, तो भी क्या बोलेंगे? 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा रात, तो भी क्या बोलेंगे? 22 दिसंबर। और ठीक इसका उल्टा कीजिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए, ये ग्राफ इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी प्रश्न है तुरंत आपको बनाकर दे देगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और मैं आपको फिर 22 दिसंबर की सारी खूबियां अभी तुरंत बता देता हूं, ताकि आपके सारे प्रश्न बन जाए और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर है? चलिए मैं मिटाऊं इसे। ओके, अब बच्चे उसी तरह हम 22 दिसंबर की खूबी देखते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे पहले क्या लिख दिया? 22 दिसंबर। क्लियर है? और इसके नीचे क्या लगा दिया? मकर रेखा, क्योंकि सूर्य की रोशनी कहां सीधी पड़ रही है? मकर रेखा पर। और देखिए बच्चे, फिर मैं यहां पर उसी तरीके से दो गोलार्ध लिख दूं। पहले मैंने क्या लिखा? उत्तरी गोलार्ध, और फिर मैंने क्या लिख दिया इधर? दक्षिणी गोलार्ध। और हम जैसे तुलना करेंगे अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि बच्चे पहले इसको दक्षिणी गोलार्ध से फिर तुलना करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन तो क्या हुआ? 22 दिसंबर। और ठीक उत्तर से अगर आप तुलना करेंगे बच्चे, तो आप फिर क्या कहेंगे? उत्तर में आप कह देंगे सबसे छोटा दिन। क्लियर है? ठीक। फिर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में फिर मैं इस 22 दिसंबर को क्या कहूंगा? सबसे गर्म दिन। और ठीक यहां पर आप तुलना करेंगे उत्तरी गोलार्ध में, उल्टा बोलेंगे बच्चे, और जहां उल्टा बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? सबसे ठंडा दिन। क्लियर है? ठीक। फिर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन था तो जाहिर है कि यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटी क्या है? रात है। और ठीक अगर उल्टा देखेंगे बच्चे, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा रात क्या हो गया? 22 दिसंबर बच्चे, जो बड़ी रात है। और ठीक 25 तारीख को हम यीशु मसीह का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो उसे भी तो हम बड़ी रात ही कहते हैं। तो याद रखना है कि 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, सबसे ठंडा दिन, सबसे बड़ी रात है बच्चे। और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन और सबसे छोटी रात है। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, क्या मैं नोट में उस बात को जोड़ दूं जो मैंने अभी आपको समझाया था कि दक्षिणी गोलार्ध में, जो मैंने वहां समझाया था उसी बात को मैं जोड़ देता हूं। आप तुरंत बच्चे समझ जाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर परछाई सबसे छोटी बनती है। परछाई सबसे छोटी बनती है। पूरी बात समझ में आ चुकी? तो देखिए बच्चे, हमने बखूबी चीजों को अच्छे से सीख लिया
कि दक्षिणी गोलार्ध में हमने देखा बच्चे कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर अगर कोई भी होगा तो उसकी परछाई क्या हो जाएगी, सबसे छोटी बन जाएगी। इसलिए सबसे छोटी बन जाएगी बच्चे क्योंकि सूरज की रोशनी क्या पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है, इसलिए आप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। आप अपने आप बखूबी चीजों को सीख सकते हैं, बहुत इजी है। बस सिर्फ आपको एक रिवीजन रखना है बच्चे, और जहां आप रिवीजन रखेंगे अपने आप सारी चीजें कवर कर लेंगे। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब बच्चे इसी से अपार्ट अलग होकर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है इसको समझिएगा बच्चे कि पृथ्वी पर कहां सालों भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। तो मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ऐसी जगह है जहां सालों भर क्या होता है बच्चे, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सालों भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। लेकिन बच्चे प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर कहां लगातार 6 महीने दिन और लगातार 6 महीने रात ही रह जाती है। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए बच्चे पहले इसको मैं समझाता हूं कैसे। पहले ये मिटा दो, ये सीख चुके हैं आप लोग। ओके, अब देखिए जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इस स्टेटमेंट को बखूबी ध्यान से पढ़िए, आपके सारे प्रश्न अभी बन जाएंगे और अंत में मैं ग्राफिंग करके ये सब दिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए बच्चे जो लिख रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये देखिए बच्चे, भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन एवं रात की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन एवं रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन बच्चे अब यहीं से अंतर लाना शुरू करता हूं, यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा। किंतु क्रमशः, देख रहे हैं बच्चे, क्रम से, किंतु क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन की दशा में। क्लियर है? समझते चलिएगा बच्चे। क्लियर है? मैंने पहले आपको क्या लिखा, सभी लोग केयर कीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर सालों भर, देख रहे हैं, भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन एवं रात की लंबाई क्या है, बराबर है। लेकिन किंतु क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन की दशा में, यानी पहले कौन सी दशा आएगी, उत्तरायण, और फिर कौन सी दशा आएगी, दक्षिणायन की दशा में भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से बढ़ते अक्षांश के साथ, समझते चलिए बच्चे, भूमध्य रेखा से बढ़ते अक्षांश के साथ, ठीक है, बढ़ते अक्षांश के साथ या ध्रुवों की ओर, बढ़ते अक्षांश के साथ या ध्रुवों की ओर। क्लियर है बच्चे? समझिए, दिन की लंबाई, अब सभी लोग सोच समझकर बताइए, बढ़ेगी या घटेगी? बोर्ड पर क्वेश्चन साफ लिखा हुआ है, केयर कीजिए सभी बच्चे कि मैंने आपसे को जो बोर्ड पे लिखा है कि भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन एवं रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब आप उत्तरायण और दक्षिणायन की दशा में होते हैं तो पहले उत्तरायण फिर दक्षिणायन। क्लियर है? तो उत्तरायण एवं दक्षिणायन की दशा में अगर आप भूमध्य रेखा से बढ़ते अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर अगर आप जाते हैं, क्लियर है, तो मुझे बताइए कि दिन की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? तो बच्चे इसको ऐसे सोचो कि दिन की लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि उत्तरायण की दशा में सूरज उत्तरी गोलार्ध में है,
तो जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा है, तो अगर उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा है तो दिन की लंबाई क्या होगी बच्चे? बढ़ेगी। और अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ेगी तो दक्षिण में घटेगी। और जब दक्षिणायन की दशा आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी बच्चे? घटेगी। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी लोग याद रखिएगा कि दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। दिन की लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? अब देखिए बच्चे, तो भूमध्य रेखा से बढ़ते अक्षांश के साथ या ध्रुवों की ओर हमने देखा कि दिन की लंबाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बढ़ती जाती है। तो अगर बढ़ती जाती है तो कहीं तक तो बढ़ेगी, तो वहीं तक बढ़ेगी जहां तक जमीन हो, और ऊपर में तो ध्रुव तक ही जमीन है बच्चे। तो याद रखिएगा कि लंबाई बढ़ती जाती है तथा ध्रुवों पर अधिकतम हो जाती है। तथा ध्रुवों पर क्या हो जाती है बच्चे? अधिकतम हो जाती है। क्लियर है? तो अब देखिए, ध्रुवों पर क्या हो गई बच्चे? अधिकतम हो गई। यानी अगर उत्तरायण है तो उत्तरी गोलार्ध में रोशनी बढ़ रही है और ध्रुवों पर क्या हो गई? अधिकतम हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध में घट रही है, ध्रुवों पर न्यूनतम हो गई। और अगर दक्षिणायन की दशा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर अधिकतम हो गई। लेकिन अगर आप उत्तरी गोलार्ध की तुलना करें तो उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवों पर क्या हो गई? न्यूनतम हो गई। बस उल्टा करना है बच्चे। चलिए, तो ध्रुवों पर क्या है? अधिकतम हो जाती है। यही कारण है कि, अब देखिए अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। यही कारण है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने की दिन, लगातार 6 महीने के दिन एवं 6 महीने की रात होती है। एवं 6 महीने की क्या होती है बच्चे? रात होती है। तो सोचिए कि विषुवत रेखा पर 12 घंटे का ही दिन है, लेकिन अगर हम ध्रुव पर जा रहे हैं तो 6 महीने का दिन है बच्चे। और अगर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का क्या है? रात है। और अगर दक्षिणायन है बच्चे तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की क्या है? रात है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न ये भी तो है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखना है बच्चे, ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एवं वार्षिक गति के कारण है। ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एवं वार्षिक गति के कारण है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? ऐसा इसलिए हुआ कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है बच्चे, अक्षीय झुकाव रखती है और झुककर सूरज का चक्कर लगाती है। तो झुकने के कारण ही बच्चे ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन रही और 6 महीने लगातार रात रही। पूरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जरा सोचो, यहां पर अगर कोई देश होगा तो जाहिर है कि वहां पर दिन की लंबाई बढ़ जाएगी, और दिन की लंबाई बढ़ेगी तो लगेगा कि आधे रात में सूरज निकल गया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे एक देश है जिसे मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? इसे ही क्या कहते हैं बच्चे? मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के पास है। और याद रखिएगा कि 6 महीने लगातार दिन है तो ऐसा लगेगा कि नॉर्वे में जो है सूरज पहले निकल आया। इसीलिए बच्चे नॉर्वे को मध्य रात्रि के, या हम ये भी कह सकते हैं बच्चे अर्धरात्रि के सूर्योदय का देश। आप क्या कह सकते हैं? नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैंने एक चीज क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ग्राफिंग करके पूरी चीजों को बखूबी समझेंगे। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।